तो दो टॉपिक्स है जिसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर मैं उनको बोलूं तो वो CFT है। CFT का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद आइसोमेरिज्म से पूछे जाते हैं। आइसोमेरिज्म में हम दो पार्ट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं सर, दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। ये दो टॉपिक्स अगर मैंने बढ़िया कर लिया तो इस चैप्टर में मक्खन की तरह मैं क्वेश्चन कर लूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं सर? कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करने के ना मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, बट एक कॉमन पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी सर। कॉम्प्लेक्स का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो होता है डबल सॉल्ट से। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अगर मैं डबल सॉल्ट की बात करूं, अगर मैं डबल सॉल्ट की बात करूं तो डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं सर? डबल सॉल्ट वो कंपाउंड होता है जो दो सॉल्ट से मिलकर बना होता है, बट इट इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट अनस्टेबल इन लिक्विड स्टेट सर। जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होकर मुझे आयंस दे देगा सर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूं सर, आपको एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सर, एग्जांपल है कार्नालाइट। कार्नालाइट, कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कार्नालाइट का फॉर्मूला होता है KCl.Mgcl2.6H2। तो अगर मैं इसको वाटर में डाला तो वाटर में डालते ही होगा क्या? वाटर में डालते ही K प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, Mg2 प्लस अलग हो गया सर। तो ये क्या आयनाइज हो गया क्या? बिल्कुल। तो मैं डबल सॉल्ट को मैं डिफाइन करूंगा कैसे? अरे डबल सॉल्ट वो कंपाउंड है जो दो सॉल्ट के मिलने से बना है, जो दो सॉल्ट के मिलने से बना है, बट इट इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट अनस्टेबल इन एक्वा स्टेट सर। जैसे ही मैं इसको पानी में डाला आयनाइज हो गया। आयन सब जो करना है वो करे सर, है ना, उनकी मर्जी है, वो घूमे फिरे, कहीं पानी पूरी खाने जाना है, जो भी करना है वो अपनी मर्जी से कर लें, उनसे हमको मतलब नहीं है। तो यानी कि मैं अगर ऐसा बोल दूं कि सर दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट बट अनस्टेबल इन एक्वा स्टेट सर, इन एक्वा स्टेट सर, ठीक है। वेयरएज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी दो टाइप होते हैं, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो सॉलिड स्टेट और एक्वा स्टेट दोनों में ही स्टेबल होते हैं सर, दोनों में ही स्टेबल होते हैं। तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स विच आर स्टेबल इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड एक्वा स्टेट। दे आर स्टेबल इन बोथ सॉलिड स्टेट as well as aqua state, इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड K4FeCN6, सबने सुना होगा। इसको अगर मैं पानी में डाल दूं, पानी में डालते ही क्या बन जाएगा? ये 4K प्लस बन जाएगा, प्लस FeCN6 4 माइनस बन जाएगा। नाउ दिस विल नॉट आयोनाइज फर्दर, ये फर्दर आयोनाइज नहीं होगा। तो ये स्टेबल हो गया क्या? ये स्टेबल हो गया क्या? हाँ या ना? हाँ या ना सर? बताओ 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 बताओ, है ना। बहुत शानदार यार मनु सुनंदन, तूने तो सही आंसर दे दिया रहा। ओनली इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सिलेबस में है वो कैडमियम्स टेट्रासाइनाइडो है सर, है ना, बिल्कुल सही। ये CdCN2 में ब्रेक हो जाता है और एक गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं साइनोजन, जिसको क्या बोलते हैं? साइनोजन, है ना। बहुत शानदार, क्या बात है। तो ये सबको क्लियर है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो सॉलिड और एक्वा स्टेट दोनों में ही स्टेबल होते हैं, ठीक है। नाउ और दूसरे डेफिनेशंस भी हैं, और अलग अलग एक ही चीज को मल्टीपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यही खूबसूरती है मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर, है ना। तो एक और तरीका क्या है डेफिनेशन का कि सर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ अ लेविस एसिड बेस रिएक्शन। लेविस एसिड और लेविस बेस क्या होता है? लेविस एसिड होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लेविस बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है सर। तो अगर मैं लेविस एसिड बेस रिएक्शन कराया इन विच न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस बॉन्ड टू अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन,
बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और कुछ कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके यहां पे भी यूज होते हैं एंड सॉल्ट एनालिसिस में यूज होते हैं, और बार बार जेईई मेंस ने उसको पूछा है, बार बार। कोई बता सकता है एक कंपाउंड जो सबसे ज्यादा बार जेईई मेंस ने पूछा है, सबसे ज्यादा बार, जो सॉल्ट एनालिसिस में आता है और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आता है? एनीवन? देखते हैं जनता तैयार हो गया, ये मुझे बताना पड़ेगा। बताओ, पहले आप कोशिश कर लो, 1 मिनट का समय देता हूं, फिर मैं बताऊंगा। बताओ बताओ। प्रूशियन ब्लू नहीं, ये तो है, ये सबसे ज्यादा नहीं आया, इससे ज्यादा एक और आया है। हाँ, एसटी गेमिंग ने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया यार, बिल्कुल सही आंसर दिया। रोजी रेड, रोजी रेड याद करो, रोजी रेड से याद करो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। NiDMG होल ट्वाइस, NiDMG होल ट्वाइस रोजी रेड प्रेसिपिटेट देता है, ये रोजी रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो आप अगर ये सेशन अटेंड करेंगे और लास्ट तक अटेंड करेंगे तो आई प्रॉमिस कि आपके जो सॉल्ट एनालिसिस के जो कलर वाले कंपाउंड्स आते हैं वो भी आपको यहां से इजीली समझ में आ जाएगा। प्रूशियन ब्लू कंपाउंड कौन सा होता है? प्रूशियन ब्लू Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स होता है, ये है ना, कलर होता है इसका। ठीक है, आगे आएगा सर, चलो बहुत बढ़िया। ब्राउन रिंग भी है, ब्राउन रिंग जेईई मेंस ने कम पूछा है, जेईई एडवांस ने ज्यादा पूछा है भाई, है ना। मैं जेईई मेंस की बात करूंगा अभी, जेईई एडवांस ने बहुत ज्यादा ब्राउन रिंग पूछा है, ब्राउन रिंग ब्राउन रिंग ब्राउन रिंग पूछा है सर बस, ठीक है। और यहां जनता पता नहीं लगा पा रही है कि किसने ब्राउन रंग लिखा है ना। चलो एनीवेज, तो ये हो गया सर डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डिफरेंस। नेक्स्ट है सेंट्रल आयन किसको बोलते हैं, तो हम एक बार चेक करेंगे कि पूरे कॉम्प्लेक्स में हर एक चीज को क्या बोला जाता है सर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसी से ही सारा चीज समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है K4 FeCN6 होल। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं सर, ठीक है, बहुत शानदार। ये जो Fe है, जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। और CMI शॉर्ट फॉर्म में बोल दूं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होगी क्या? नहीं होनी चाहिए। ये जो 6 नंबर बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स बोलते हैं इनको, जो ये लेविस बेस की तरह एक्ट करते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं सर। और ये जो CN जो दिख रहा है आपको, इसको भी हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं सर, लिगेंड्स, ठीक है। लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसा होता है, कैसा दिखता है, शक्ल कैसी है, सब आगे बात करेंगे, सब आगे बात करेंगे धीरे धीरे, हौले हौले, ठीक है। तो ये एक मेरा मोटा मोटी एक चित्र है, एक कॉम्प्लेक्स दिखता कैसा है और सब चीज को हम क्या बोलते हैं, ये भी अपने को पता चल गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो आप फटाफट एक एक डेफिनेशन को देखते जाए। The cation to which one or more neutral molecules or ions are attached is called the central metal ion. क्लियर है ये सबको? आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। शुरू में ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको बेसिक्स बहुत अच्छे से डेवलप करना पड़ता है, पेशेंस चाहिए भाई, पेशेंस चाहिए। ये चैप्टर ऐसा है ना, ये चैप्टर शुरू के आधे तक आपको लगेगा कि बस क्या चल रहा है, फिर सेकेंड हाफ इसका मेन है। जब से CFT चालू होगा, आइसोमेरिज्म, वो सेकेंड हाफ है इस चैप्टर का, बट फर्स्ट हाफ इज द डेवलपिंग फेज। कितने लोग यहां पे पेशेंटली बैठ के लास्ट तक टिकने आए हैं, एक बार चैट में बता दो। कौन कौन है जो पेशेंटली लास्ट तक टिकने वाला है भाई? बताओ 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 बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, शानदार। लास्ट तक टिकना है, लास्ट तक टिक जाओ, आधे से ज्यादा काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। यानी कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है वो, नंबर ऑफ टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल्स टू मेरा क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे अभी तो सॉलिड स्टेट हट गया है, बट मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा आपके सामने सॉलिड स्टेट का। हम सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बोलते थे कि एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर को कितने लोग टच कर रहे हैं? इस वाले स्फीयर को कितने ग्रीन वाले टच कर रहे हैं सर? ये बताओ।
इस स्फीयर को कितने ग्रीन वाले टच कर रहे हैं जरा बताओ। क्या बात है, 2 टच कर रहे हैं। तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2 सर, बिकॉज 2 स्फीयर्स आर टचिंग। यही सेम चीज जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लाता हूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये जो होगा सेंट्रल मेटल आयन, ये बीच में आ जाएगा, ऐसा ये बीच में आ जाएगा, और इससे कितने लोग बॉन्ड बना रहे हैं या इसको कितने लोग टच कर रहे हैं, वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ नंबर ऑफ लिगेंड से पता कर सकता हूं क्या, नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा अगर सिर्फ मैं नंबर ऑफ लिगेंड्स की बात करूंगा। नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ साथ मुझे और क्या देखना पड़ेगा, मुझे उसकी डेंसिटी पता करनी पड़ेगी, डेंसिटी पता करनी पड़ेगी। तो डेंसिटी क्या चीज होती है समझेंगे आगे, पहले ये समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे K4 FeCN6 है तो 4K प्लस इज माई आयनाइजेशन स्फीयर एंड FeCN6 4 माइनस इज माई कोऑर्डिनेशन स्फीयर सर। तो ये आयनाइजेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा, ठीक है। व्हाट आर लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं, द आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन विद सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड लिगेंड्स। लिगेंड्स कैन बी न्यूट्रल, कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैन बी नेगेटिवली चार्ज सर, है ना। लिगेंड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो हम टाइप्स ऑफ लिगेंड पे बढ़ेंगे आगे और एक ही पेज में इसको सब कुछ समझ लेंगे सर, ठीक है, एक ही पेज में सारा समझ लेंगे। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आप मेरे साथ साथ अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं, तो चार्ज के बेसिस पे देखेंगे, डेंसिटी के बेसिस पे देखेंगे। ये 2 फंडामेंटल बेसिस होता है मेरा लिगेंड का सर। तो सबसे पहले चार्ज के बेसिस पे चेक करते हैं सर, सबसे पहले चार्ज के बेसिस पे चेक करते हैं। तो चार्ज के बेसिस पे कितने टाइप के लिगेंड्स है मेरे पास, चार्ज के बेसिस पे मेरे पास 3 टाइप के लिगेंड्स हैं सर। एक है न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल का एग्जांपल हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O एटसेट्रा। दूसरा है नेगेटिवली चार्ज्ड, अरे नेगेटिवली चार्ज तो भरे पड़े हैं, नेगेटिवली चार्ज कौन से हो जाएंगे, OH माइनस कर ले, F माइनस कर ले, Br माइनस कर ले, एटसेट्रा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिवली चार्ज बता दे, पॉजिटिवली चार्ज बता दे, पॉजिटिवली चार्ज में तो NO प्लस, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम भी आ जाता है इसमें, हाइड्रोजीनियम भी आ जाता है भाई, हाइड्रोजीनियम भी आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज में, है ना। ये दोनों मेरे वन ऑफ द मेजर पॉजिटिवली चार्ज मेरे लिगेंड्स में आते हैं सर, ठीक है। चार्ज के बेसिस पे मेरे लिगेंड्स का मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। अगला है डेंसिटी के बेसिस पे, अगला है डेंसिटी के बेसिस पे। डेंसिटी क्या होती है पहले ये समझें, डेंसिटी क्या होती है पहले ये समझें। डेंसिटी वर्ड कहां से आया है, डेंटल वर्ड से आया है सर। डेंटल वर्ड क्या है, दांत, दांत, कितने दांत है एक लिगेंड के, दांत कितने हैं सर, यानी कि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। अगर एक लिगेंड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसका मतलब होता है कि उसकी डेंसिटी 1 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसका मतलब उसकी डेंसिटी 2 है। 3 कर रहा है तो 3 है, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड। मुझे क्या दुनिया की सारी लिगेंड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुझे वो लिगेंड्स बताऊंगा जो जेईई मेंस ने पिछले सालों में पूछा और वही पूछेगा इस साल भी, 100% वो इसी साल वही सेम लिगेंड्स को रिपीट करेगा। तो आपको पहले वो लिगेंड्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड सर, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। मोनोडेंटेट होता है, मोनोडेंटेट, बायडेंटेट, ट्राइडेंटेट एंड उसके बाद सीधा हम पढ़ेंगे हेक्साडेंटेट के बारे में, हेक्साडेंटेट के बारे में, है ना, हेक्साडेंटेट के बारे में। तो मोनोडेंटेट तो कोई भी एग्जांपल ले ले यार, मोनोडेंटेट में यार तू OH माइनस ले ले, तो CN माइनस ले ले, तो F माइनस ले ले, ये सारे आ जाएंगे मोनोडेंटेट में, ये सारे आ जाएंगे मोनोडेंटेट में। और अगर मैं बात करूं बायडेंटेट की, तो बायडेंटेट में बहुत फेमस है EN को क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन, NH2 CH2
CH2NH2, ये हो जाएगा मेरा बायडेंटेड लिगेंड सर। ये मेरा क्या हो जाएगा? बायडेंटेड लिगेंड हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। ट्राइडेंटेड क्या हो जाएगा? इथाइलिन ट्राइअमीन कर दो, ट्राइन बोलते हैं इसको, ट्राइन बोलते हैं इसको, ट्राइन बोलते हैं सर। ऑक्सलेट भी आ जाएगा, बिल्कुल सही, CO माइनस, CO माइनस ये भी आ जाएगा, OX बोलते हैं इसको, ऑक्सलेट बोलते हैं। इथाइलिन ट्राइअमीन अगर मैं बोल दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ट्राइडेंटेड। EDTA 4 माइनस मेरा किस में आता है? हेक्साडेंटेड में आता है। किस में आता है? हेक्साडेंटेड में आता है। EDTA का फुल फॉर्म एक बार चैट में लिख दो, फटाफट चैट में लिख दो। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आता है फिर भी लिख दे, नहीं आता है तो 4 बार लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कॉपी पेस्ट ही कर, बट कर ले, काम आ जाएगा, काम आ जाएगा तेरे। क्या होगा EDTA का फुल फॉर्म? इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट है ना। दिखता कैसा है EDTA? चेक करते हैं, चेक करते हैं। हेक्साडेंटेड है, ध्यान रखना, हेक्साडेंटेड है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार यार। बहुत बढ़िया। तो EDTA का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये चेक कर लो। EDTA 4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट बोल रहा है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। तो CH2N CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2N CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। तो यहां से एक डोनेशन होगा, 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 यहां से। तो 1 2 3 4 5 and 6. So EDTA is hexadentate ligand. EDTA is a hexadentate ligand. ठीक है, क्लियर है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया है बहुत बार, डेंसिटी पूछ लिया है, इससे रिलेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत सारे बात पूछ लिया है, बहुत सारी चीजें बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारी चीजें बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है क्या? चलिए, इसके अलावा और कौन से लिगेंड्स होते हैं? एक एम्बीडेंटेड लिगेंड भी होता है भाई। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स किसको बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस किसको बोलते हैं? एम्बीडेक्स्टर। जैसे आपने ऑर्गेनिक में भी लास्ट में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी पढ़ा होगा सर। डेक्स्टर मतलब होता है राइट हैंड, लिवो मतलब होता है लेफ्ट हैंड सर। ठीक है, तो जो राइट हैंड से लिखते हैं उनको डेक्स्ट्रस बोलते हैं, जो दोनों हाथ से लिखते हैं उनको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। कोई बता सकता है एनी पर्सन रियल लाइफ में, रियल लाइफ में, फिक्शनल नहीं, रियल लाइफ में जो दोनों हाथ से लिखता है भाई, दोनों हाथ से लिखता है रियल लाइफ में? कोई कौन है? वायरस नहीं बताना है ना, मुझे पता है 3 डेट का वायरस बता दोगे तुम। हाँ, ये देखो ना, आंसर भी आ गया, आंसर भी आ गया। कौन है भाई? एनीवन? मैं बताता हूं आपको, लियोनार्डो दा विंची। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर दिया, गौरव कुमार ने सही आंसर दिया है। लियोनार्डो दा विंची जो थे वो बहुत बड़े इनोवेटर, साइंटिस्ट, राइटर एंड दोनों हाथ से लिखने वाले पर्सन थे। तो वन ऑफ द एग्जांपल है एम्बीडेक्स्ट्रस, या दोनों हाथ से लिखने वाला। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होंगे पहले ये समझ लेते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं सर? एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब कि जिसके पास 2 डोनर साइट हो, विच हैज 2 डोनर साइट्स, 2 डोनर साइट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल CN माइनस, जैसे एग्जांपल NO2 माइनस, जैसे एग्जांपल HCN माइनस, जैसे एग्जांपल CNO माइनस। ये सारे क्या हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। ये सारे क्या हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मतलब कि जो C से भी डोनेट करेगा, N से भी डोनेट करेगा, उसको हम बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो इसी के ऊपर जेईई मेंस ने एक सवाल पूछ लिया भाई, ये बता दो। बहुत पप्पू और हलवा सवाल है, बहुत ही हलवा सवाल है। 3 इज द राइट आंसर। तो चेक करें कौन सा एम्बीडेंटेड है, किसके किसके पास एम्बीडेंटेड साइट्स बनी हुई है। NO2 माइनस 100% एम्बीडेंटेड है, HCN माइनस 100% एम्बीडेंटेड है। C2O फॉर ऑक्सलेट कहां से एम्बीडेंटेड हो जाएगा? अमीन कैसे एम्बीडेंटेड हो जाएगा? CN माइनस एम्बीडेंटेड। SO4 माइनस ये फ्लेक्सीडेंटेड होता है भाई, फ्लेक्सीडेंटेड होता है। ये यूनिडेंटेड भी एक्ट कर सकता है और बायडेंटेड भी एक्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन सर, है ना। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होते हैं जिनकी डेंसिटी वेरी करती है, उनको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। H2O आंसर क्या हो गया? 3 हो गया सर। आंसर क्या हो गया? 3 हो गया सर। आंसर क्या हो गया? 3 सर। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं सर। कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन से टाइप के होते हैं?
अगर सारे लिगेंड सेम है, अगर सारे लिगेंड सेम है, इफ ऑल द लिगेंड्स आर सेम, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? होमोलेप्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक बोलते हैं। और अगर कोई एक लिगेंड भी अलग हो गया, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं भाई? हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। बहुत बढ़िया यार, शानदार, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो जेईई मेंस ने हलवा सवाल आपसे फिर से पूछ लिया, जेईई मेंस ने हलवा सवाल आपसे फिर से पूछ लिया। बहुत बढ़िया। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक यानी कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो यहां पे NiCO4 दे रखा है, NiCO4 दे रखा है, दिस इज होमोलेप्टिक, 100% होमोलेप्टिक। आंसर आ गया। बाकी सारे के सारे क्या है? हेट्रोलेप्टिक हैं। बाकी सारे के सारे क्या है? हेट्रोलेप्टिक हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए फॉर आगरा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ए फॉर आगरा सर। आगे हम पढ़ने वाले हैं कैसे कॉम्प्लेक्सेस बने, उनके ऊपर थ्योरीज बनाई गई सर। कॉम्प्लेक्सेस बनते कैसे हैं, उनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है, हम एक एक करके धीरे धीरे चर्चा करेंगे। बट उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कहानी है कि सर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कैसे होते हैं। ये पहली बार आपको दो लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया था। दोनों एक्सप्लेनेशन हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे एक एक करके। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो है सिडविक EAN रूल, यानी कि इसने ये बोला कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है टू अटेन इस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया मतलब वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं सर। दूसरी थ्योरी है वर्नर थ्योरी, वो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। बट पहले सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? सिडविक थ्योरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है कि सर अगर कोई एलिमेंट है उसने टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लूज किया और कितना गेन किया, बस ये हिसाब कर लो सर, बस ये हिसाब कर लो, आपका जो नंबर आएगा वो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा। अगर वो एटॉमिक नंबर, वो नंबर आपके एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस से मैच करता है मतलब वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। अगर नहीं करता है तो इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल सर, ठीक है। तो व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल इंक्लूडिंग दोज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिगेंड्स इज नोन एज EAN. The EAN generally coincides with the atomic number of next inert gas. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लेंगे सर K for FeCN6, K for FeCN6, K for FeCN6, ठीक है। Now K for FeCN6 जब आ रहा है तो यहां पे अगर मैं इसको अलग करूं तो क्या मैं Fe पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा सर कि आप मानिए कि इसके ऊपर चार्ज x है प्लस 6 इंटू -1 कर दीजिए बराबर इसके ऊपर टोटल -4 चार्ज आएगा तो -4 कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया? +2 आ गया। तो मैं EAN ऑफ सेंट्रल मेटल आयन निकालने में इंटरेस्टेड हूं, EAN ऑफ सेंट्रल मेटल आयन निकालने में इंटरेस्टेड हूं। मैं बोलूंगा सर पहले आयरन का आप एटॉमिक नंबर लिखिए। आयरन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है भाई? आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए -2 प्लस अब एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कितने साइनाइड है? 6, तो 6 इंटू 2 तो ये कितना आ रहा है? 36। अरे 36 किसका एटॉमिक नंबर है जरा बता दे मेरे को। 36 किसका एटॉमिक नंबर है जरा बता दे मेरे को। 36 किसका एटॉमिक नंबर है जरा बता दे मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये क्या हो गया? नियरेस्ट नोबल गैस में पहुंच गया, नियरेस्ट नोबल गैस के पास पहुंच गया तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रही है जनता, बिल्कुल सही जवाब, बहुत शानदार, ठीक है। तो अगर मैं किसी का भी एटॉमिक नंबर के साथ टोटल उसका कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वो माइनस कर दूं
और उसने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन किया अगर वो प्लस कर दूं तो क्या मुझे EN नंबर मिल जाएगा? क्या बिल्कुल मिल जाएगा। और इससे मैं चेक कर सकता हूं कि वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद आती है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी सर। तो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये भी बहुत हल्की थ्योरी है, ज्यादा कुछ इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगी है। वर्नर ने सिर्फ 2 वैलेंसी के बारे में बात की थी सर। वर्नर ने यह बोला कि हर सेंट्रल मेटल आयन 2 वैलेंसी एग्जिबिट करता है। कौन सी? एक है प्राइमरी वैलेंसी एंड दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी सर। सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी को हम आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं सर। और इनडायरेक्टली प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनडायरेक्टली इट्स सेकेंडरी वैलेंसी इज व्हाट? इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर सर। है ना, जो हमने पहले पढ़ लिया। तो वर्नर ने रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, डॉटेड लाइंस मेरी प्राइमरी वैलेंसी है, इसलिए ये प्राइमरी वैलेंसी वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जाएंगे बिकॉज दे आर आयनाइजेबल। वो आयनाइज होते हैं सर, वो आयनाइज होकर मुझे आयंस देंगे सर। सेकेंडरी वैलेंसी वाले कहां होंगे? सेकेंडरी वैलेंसी वाले मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे सर। ये रिप्रेजेंटेशन वर्नर ने दिया था, आप ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखें। हो सकता है कभी सवाल पूछ ले इससे, तो आप थोड़ा विशेष करके ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब आगे आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने अभी रिसेंटली केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है सर सबने। केमिकल बॉन्डिंग में जो वीबीटी है वही एज इट इज वीबीटी इसमें अप्लाई होती है, एज इट इज। वीबीटी क्या बोलती है कि ओवरलैपिंग से पहले क्या होगा भाई? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद मेरे बाहर के एलिमेंट्स आएंगे, ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे सर। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। एक बार कॉम्प्लेक्स का जरा चेक कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स का वीबीटी क्या होता है। ये जरा चेक कर लें सर, है ना। वीबीटी क्या बोलता है? द मेटल आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स कैन यूज इट्स वेकेंट n-1d, ns, np और nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों में से कोई भी ऑर्बिटल यूज कर सकता है। आप कोई भी एक एलिमेंट लेके इसको अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं Fe(CN6) या Fe2+ का ही बात करूं, तो Fe2+ का मैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन अगर लिखूं, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, वो क्या लिखता हूं? 3d6 4s2 लिखता हूं ना, बिल्कुल सही। Fe2+ जैसी बना तो ये सिर्फ 3d6 बन जाएगा। ये तो Fe का है, ये Fe2+ का है सर, है ना। अगर मैं इसका जरा ऑर्बिटल में चेक करूं और जरा यहां चेक करूं, तो ये 4s है, ये 4p है और यहां पे मेरा 4d है सर। यहां पे मेरा 4d है और यहां पे मेरा 3d है सर। तो 3d6 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिखेगा। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन और लिगेंड्स के लिए अंदर वाले ऑर्बिटल्स भी यूज कर सकता हूं, ये वाला ऑर्बिटल भी यूज कर सकता हूं, ये वाला ऑर्बिटल भी यूज कर सकता हूं और ये वाला ऑर्बिटल भी यूज कर सकता हूं। तो अगर ये लास्ट ऑर्बिटल है तो ये n-1, ये n-1 कहलाएगा क्या? हाँ या ना? ये n-1 कहलाएगा क्या? हाँ या ना? बोलो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है अपने को। दिस इज अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। इसी से हम ज्योमेट्री का पता लगाते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गई, मेरे पास sp3 आ गई तो वो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 आ गई तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा, sp3d आ गई तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा। अपन इसी से ही पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ FeNH3(6)3+, Fe3+ ion provides 6 vacant orbitals. In CuNH3(4)2+, Cu2+ ion provides 4 vacant orbitals. क्योंकि जितने लिगेंड्स होंगे उतने वेकेंट ऑर्बिटल्स की जरूरत। अरे मेहमान आ रहे मेरे घर, अगर एक मेहमान आया तो एक गद्दे की जरूरत पड़ेगी, 4 मेहमान आया तो 4 गद्दे की जरूरत पड़ेगी, 5 मेहमान आए तो 5 गद्दे की जरूरत पड़ेगी उनको अकोमोडेट करने के लिए। बात अलग है कि जब मेहमान आते तो हम सबको एक ही रूम में ठूस देते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं जाना है अपने को, है ना। अपने को जिस कंडीशन पे अपन पढ़ रहे हैं उस कंडीशन पे अपने को अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स क्या इंपॉर्टेंट है क्या? कोई बता सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है क्या? CuNH3(4)2+, क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या? जरा बताना, क्यों इंपॉर्टेंट है कोई बताएगा? क्यों इंपॉर्टेंट है कोई बताएगा? डीप ब्लू कलर का होता है। CuNH3(4)SO4
डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। एक और बता देता हूं, कुछ कुछ बोनस चीजें बताऊंगा तुझे। CrO2Cl2 ये क्या होता है भाई? CrO2Cl2 ये कौन सा कलर होता है? ये कौन सा कलर का होता है? ये सारे कलर आज कर लेंगे अपन खत्म, लाल पीला हरा नीला जो है ना, आज सारा यहीं पे मामला खत्म करके जाएंगे अपन। और आगे भी आएगा, आगे भी आएगा तो मजा आएगा। क्या बात है, क्रोमाइल क्लोराइड होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रेड कलर के वेपर्स होते हैं, क्या बात है, शानदार शानदार। रेड कलर के वेपर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? रेड कलर के वेपर्स होते हैं, रेड कलर के वेपर्स होते हैं, बहुत बढ़िया यार, जोरदार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयंस, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने बनाया है, वेकेंट ऑर्बिटल्स, गेट ओवरलैप्ड बाय ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड या ओवरलैप करेगा एंड उससे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लिगेंड्स मेरे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी ज्योमेट्री डिसाइड होगी। ठीक है, तो अगर n-1d ऑर्बिटल यूज कर रहा है मेरा लिगेंड फॉर बॉन्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। अगर वो nd ऑर्बिटल यूज कर रहा है तो उसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यानी कि सर अगर ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें, यहां पे जो मैंने आयरन बनाया था आपके लिए, अगर ये वाला ऑर्बिटल यूज होता है तो ये वाला ऑर्बिटल यूज होगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा भाई, जरा बताना। अगर ये 3D यूज करता है किसी तरीके से, पेयरिंग वेरिंग कुछ भी होगा, वो आगे आएगा, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा? इनर कहलाएगा, आउटर कहलाएगा? जरा बता यार, इनर कहलाएगा, आउटर कहलाएगा? इनर कहलाएगा, बहुत बढ़िया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, बहुत शानदार। अगर ये वाला यूज करता है तो ये वाला जब यूज करेगा तो क्या कहलाएगा? ये वाला जब यूज करेगा तो क्या कहलाएगा, जरा बताना। ये वाला जब यूज करेगा तो क्या कहलाएगा, जरा बताना मुझे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, बहुत बढ़िया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्या बात है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, बहुत शानदार। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से जनता को, तो है ना यहां तक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मैंने ज्योमेट्री बना ली तो मेरे जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बेसिस पे मैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक कर सकता हूं, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक कर सकता हूं। इफ n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर n है तो न्यू जो होगा वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट, वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है? रूट अंडर n इंटू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन आता है। अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो न्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर न्यू की वैल्यू 0 है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक स्पीशीज। डायमैग्नेटिक स्पीशीज मैंने पूछ लिया एक बार बच्चे को क्लास में, है ना, क्या होता है भाई डायमैग्नेटिक स्पीशीज, बताना जरा, किसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक? नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डायमैग्नेटिक जो स्पीशीज होंगे वो करते क्या है भाई, वो करते क्या है ये बता मुझे। मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करते हैं? नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, दे रिपेल द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल करते हैं। बहुत बढ़िया आद्या वर्मा, सही आंसर दे रही है तू। वीकली रिपेल करते हैं, वीकली रिपेल करते हैं, बहुत बढ़िया। एक जे एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था ना, ऐसे दो तराजू ले लिए थे, इधर बहुत सारे कंपाउंड्स देखे थे, O2 लिया था, K4 Fe6 लिया था और भी बहुत सारे लिया था, पूछा था तराजू ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये क्वेश्चन आया था सर, उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। कितने लोगों को ये क्वेश्चन याद है? याद है क्या किसी को जे एडवांस का ये क्वेश्चन? अरे याद है क्या? हाँ, जे एडवांस 2020 का था, बिल्कुल 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 सही जवाब। हमारी जनता यार देखो, क्वालिटी देखो ना, जनता, मैं क्वेश्चन बताता हूं, जनता ईयर बताती है, ऐसी जनता कहां मिलेगी है? क्या बात है, क्या बात है यार, शानदार शानदार। तो वीकली रिपेल करते हैं सर। अगर न्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। दे अट्रैक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे अट्रैक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे अट्रैक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार। तो सर ये आपके सामने एक टेबल दिख रहा है, ये आपके सामने एक टेबल दिख रहा है, ठीक है। अब इस चैप्टर को जो पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहा होगा ना, उसके लिए मैं थोड़ी सी चीज बता देता हूं। जो बार बार पढ़ चुका, जो रिवाइज करना है, और जो खास करके हमसे पढ़ा है, उसको तो बहुत सारी बातें पता है भाई पहले से, है ना। बट जो पहली दफा पढ़ रहा है, मैं उसको थोड़ा सा मैं
बताना चाहूंगा कि वीबीटी और वर्नर थ्योरी और जो उससे पहले चीजें पढ़े हैं, ये एक बेस डेवलप किया आपकी। आप क्वेश्चन सीएफटी से ही करेंगे, ये ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन सीएफटी से करना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए। आपको ज्योमेट्री निकालनी है, आप सीएफटी लगाएंगे। आपको अगर मैग्नेटिक नेचर निकालना है, आप सीएफटी लगाएंगे। आपको T2G EG के बारे में बात करना है, आप सीएफटी लगाएंगे। तो सीएफटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसको थोड़ा सुने, इसके एक्सप्लेनेशंस ये कैसे हो रही है, क्यों हो रहे हैं, सीएफटी से होगा। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, जनता एक बार बताइए। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? जिसने पढ़ रखा है वो बताएगा बहुत अच्छे से कि भाई यूज तो सीएफटी ही करना है, यूज तो अपने को सीएफटी ही करना है। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सही। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेगा, थोड़ा सुनते रहना पड़ेगा, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन सीखते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार। तो सर जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी होगा। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। एग्जांपल AgNH3 होल ट्वाइस। AgNH3 होल ट्वाइस को देख के बहुत सारे ख्याल आने चाहिए मुझे, बहुत सारे ख्याल आना चाहिए। कौन से ख्याल आने चाहिए मुझे AgNH3 होल ट्वाइस को देख के? हैं, AgNH3 होल ट्वाइस को देख के किसका ख्याल आना चाहिए? आय हाय, बहुत शानदार यार, सॉल्यूबल है यार, सॉल्यूबल है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार। जनता कह रही है कि AgCl को जब मैं अमोनिया के सॉल्यूशन से पास करा दूं तो ये जो पीपीटी बना होता है ये AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बना देता है सर, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देता है सर, मजा आ जाता है। और अगर AgBr था तो AgBr में यही अमोनिया पास करा दूं तो ये AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Br माइनस बनाता है, बट ये पार्शियली सॉल्यूबल होता है, पार्शियली सॉल्यूबल होता है। और अगर AgI हो जाए, ये AgI हो जाए, अमोनिया पास करा, कुछ भी पास करा, इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल होता है। यानी कि इट्स अ टेस्ट ऑफ AgCl, AgBr, AgI और इट्स अ टेस्ट ऑफ Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। कितना % समझ में आया? कितना % समझ में आया? जरा बता। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अभी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। अभी धीरे धीरे चलते हैं यार, पहले इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, अब ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक पे आ जाते हैं सर। ऑर्गेनिक में AgNH3 होल ट्वाइस क्या बताता है? टॉलेंस रिएजेंट बताता है सर, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट बताता है सर। टॉलेंस रिएजेंट सब तो देते हैं, बट आप टर्मिनल अल्काइंस को जरा भूल जाते हैं, तो टर्मिनल अल्काइंस को याद रखना। व्हाइट कलर की पीपीटी देती है, टॉलेंस टेस्ट देता है, बट सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता सर। वो सिल्वर मिरर नहीं देता, सिल्वर मिरर नहीं देता। सारे टॉलेंस टेस्ट मेरे सिल्वर मिरर टेस्ट होते हैं क्या? अरे सारे टॉलेंस टेस्ट मेरे सिल्वर मिरर टेस्ट होते हैं क्या? नहीं होते हैं सर, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, है ना? शानदार, जोरदार। ठीक है, चलिए। AuCN होल N2 माइनस, sp2 होगा तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा, HgI3 माइनस, HgI3 माइनस। HgI3 आया है जनता, तो एक बात और बता देते हैं जनता को, क्या कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपको कि सर K2HgI4 को क्या बोलते हैं? तो जनता कंफ्यूज हो जाती है कि K2HgI4 इज नेस्लर्स रिएजेंट। क्या K2HgI4 नेस्लर्स रिएजेंट है क्या? नहीं, K2HgI4 प्लस एल्कलाइन मीडियम, दिस इज नोन एज नेस्लर्स रिएजेंट, दिस इज नोन एज नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट क्या करता है? अमोनिया का डिटेक्शन करता है, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस बनाता है, ब्राउन कलर का पीपीटी बनाता है सर, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है नेस्लर्स रिएजेंट। बहुत 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 बार क्वेश्चन आया है, ध्यान से 2 बार 4 बार 5 बार लिख लेगा, मजा आ जाएगा तुझे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। sp3 है तो टेट्राहाइड्रल है, ZnCl4 2 माइनस FeCl4, ये सब 4 वाले वही हैं सर। NiCO4 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, आगे पढ़ेंगे। ये भी टेट्राहाइड्रल होता है, ये भी टेट्राहाइड्रल होता है, ये भी टेट्राहाइड्रल होता है। अच्छा, ये कुछ है अपवाद, Cr2O7 2 माइनस, MnO4 माइनस, VO4 3 माइनस, ये भी टेट्राहाइड्रल होते हैं, बट sp3 नहीं होते सर, sp3 नहीं होते सर। क्या होते हैं? D3S जैसा कुछ एक हाइब्रिडाइजेशन होता है, बस आपको पता होना चाहिए, जहन में होनी चाहिए। कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे पढ़ लेना। ठीक है, अभी के लिए तो बस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर DsP2 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, तो PtCu N2S3 होल 4 NiCN4। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, चैट में सबके सब लिखेंगे। PT और PD के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड, हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाएगा सर।
Palladium and platinum will always form square planar complexes. Palladium and platinum will always form square planar complexes. Always, always बोल रहा हूं, always, always. sp3d है, अगर d वाला dz2 ऑर्बिटल यूज हो रहा है या dsp3 है तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल बनाएगा, FeCO5 CuCl5 3- बनता है। sp3d है, d इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, बस d का ऑर्बिटल चेंज हो गया, d का ऑर्बिटल चेंज हो गया तो स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा, जैसे NiCN5 3-। अगर d2sp3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, अगर sp3d2 है तो भी ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है सर कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि n-1d यूज कर रहा है, और अगर बाहर वाला डी यूज करेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल, एग्जांपल TiH2O होल 6, PtCl6 2-, COF6 3- सर। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं सर। क्या मुझे एग्जांपल्स रट लेने हैं क्या भाई? नहीं। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है सर कि ये कॉम्प्लेक्स है, लॉजिक लगा थोड़ा सा और बता मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले, ज्योमेट्री निकाल लेगा तो बड़े प्यार से। ठीक है, तो रटने का नहीं है, ये ध्यान रखना, रटने का नहीं है। ठीक है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। रेड कलर कंपाउंड होता है, बस मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दे यार इसका। तू हाइब्रिडाइजेशन बता दे, स्ट्रक्चर वक्चर तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन बता दे तो काम खत्म हो जाएगा। बता दे, इजी क्वेश्चन है। कौन सा कलर होता है? रोजी रेड। रोजी रेड प्रेसिपिटेट होता है, और मैं फिर से बोल रहा हूं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस। मल्टीपल टाइम आया है, मल्टीपल टाइम्स आया है। तो कैसे दिखता है ये? कैसे दिखता है ये? ऐसा दिखता है सर, ये दिखता है Ni2 प्लस DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे देखने को मिलता है DsP2। अब यहां पे sp वाले क्यों है? sp वाले क्यों है सर? क्योंकि उनको नहीं पता कि ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो है ये। क्वेश्चन करें सर, क्वेश्चन करें सर, ये वाला जेईई मेंस का बहुत ही हलवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, बहुत ही हलवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जरा बताओ, अभी बताया जस्ट देखो एक चीज बताया कि सर प्लेटिनम और पैलेडियम हमेशा क्या बनाएंगे? प्लेटिनम एंड पैलेडियम हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। स्क्वायर प्लेनर मतलब कि DsP2, DsP2 मतलब कि A का 3, A का 3 हो गया सर। PCl5 का sp3d होता है, C का 1, C का 1, C का 1, A का 3, C का 1, B ऑप्शन है, B का 4 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा, sp3d2 बिल्कुल सही, C1s3 होल 6 ये आ जाएगा, D2sp3 आ जाएगा, D का 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा सर। आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा सर। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। ठीक है, अब अगला आ गया धमाकेदार इस चैप्टर की आन बान और शान, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो एक बात बताओ, VBT लिगेंड एंड मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड कंसीडर करता है? VBT, एक बहुत बड़ा डिफरेंस पता चलने वाला है अपने को। कौन सा बॉन्ड कंसीडर करता है? VBT कोवैलेंट बॉन्ड कंसीडर करता है। तो यानी कि अगर मेरा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, VBT considers my ligand and metal bond to be covalent, but sir, but crystal field theory ये बोलती है कि ligand and metals are point charges and the interaction between ligand and metal is purely electrostatic in nature, purely electrostatic in nature, hence it considers ionic interaction between them। भारी अंग्रेजी हो गई, थोड़ा हिंदी में बोल देते हैं ना। मैं ये कह रहा हूं सर कि जो लिगेंड है और जो मेटल है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो प्योरली आयनिक है और प्योरली चार्ज बेसिस पे अपन कंसीडर कर रहे हैं, और दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन जो भी लगा रहे होंगे सर। ठीक है, तो यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस कंसीडर करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर बाकी सारी थ्योरीज आ जाएगी। द ड्रॉबैक्स ऑफ VBT ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर टू बी कंसिडरेबल एक्सटेंड रिमूव्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जैसे
फील्ड थ्योरी के बारे में नहीं बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा होता है, वीक फील्ड कौन सा होता है, कब पेयरिंग होगी, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा, कुछ भी नहीं बताया ये हमारे वीबीटी ने। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया सर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, भाई जरा गौर फरमाइएगा जनता, जरा गौर फरमाइएगा जहां जहां मैं इसको लेके जाऊंगा, है ना। क्या कंसिडर कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसिडर कर रहा है मॉडल which considers the metal ligand bond to be a ionic arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and the ligand sir, between the metal ion and the ligand sir, ठीक है, बहुत बढ़िया। ligands are treated as point charges, इनको point charges की तरह ट्रीट किया जाता है in case of anions और डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अगर फॉर एग्जांपल मेरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है पॉइंट चार्ज कहां से कंसीडर करेंगे, तो उनको हम एज अ डाइपोल कंसीडर करते हैं सर, एज अ डाइपोल कंसीडर करते हैं सर, ठीक है। हाँ, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, तो देखो यहां पे ये सारे ऑर्बिटल्स हैं सर, ये सारे ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब इन ऑर्बिटल्स को जरा चेक करो, ऑक्टाहेड्रल में होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती कैसे, पहले ये समझें। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती कैसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये इधर गई है और ये इधर गई है। तो लिगेंड्स कहां से अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं मेरे एक्सिस से, मेरे एक्सिस से इधर से आ रहा है लिगेंड, इधर से आ रहा है मेरा लिगेंड। तो यहां पे एक लिगेंड मिलेगा, यहां पे एक लिगेंड मिलेगा, यहां पे एक लिगेंड मिलेगा, यहां पे, तो ऐसे एक स्क्वायर बेस बन जाता है सर, यहां ऐसे एक स्क्वायर बेस बन जाता है। और अब ऊपर से एक लिगेंड आएगा, नीचे से एक लिगेंड आएगा, तो यहां पे एक पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपको एक ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख रहा है क्या, बताओ, ये आपको एक ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख रहा है क्या, हाँ या ना, ये एक ऑक्टाहेड्रल बन गया क्या। अब मुझे एक बात बताओ, लिगेंड क्या है, लिगेंड किससे बना है सर, लिगेंड बना है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है आपको किसी भी फॉर्म में। और जो मेरा सेंट्रल मेटल आया ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप D1 D2 D3 D5 D8 D9 D10 जो लिखना है लिखो। आप जब उसके सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हो और एक बंदा आ रहा है, एक लिगेंड आ रहा है जो आपको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इन दोनों के बीच रिपल्जन होगा या अट्रैक्शन होगा, ये बता दे भाई मेरे को। दो सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस के बीच रिपल्जन होगा या अट्रैक्शन होगा, ये बता दे मेरे को, बोलो, रिपल्जन या अट्रैक्शन भाई, बोलो बोलो बोलो, रिपल्जन होगा, रिपल्जन होगा। मेरा लिगेंड कहां से आ रहा है, मेरा लिगेंड एक्सिस से आ रहा है कि प्लेन से आ रहा है, कहां से आ रहा है ऑक्टाहेड्रल केस में, एक्सिस से आ रहा है, एक्सिस से आ रहा है, एक्सिस से आ रहा है। तो एक्सिस वाले जो दो ऑर्बिटल्स होंगे उनका एनर्जी बढ़ जाएगा, बिकॉज दे विल ऑफर लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्जन, लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्जन। तो इनकी एनर्जी बढ़ गई और इनकी एनर्जी कम हो गई, इसको बोलते हैं स्प्लिट होना, अलग हो जाना, अलग हो जाना। ये ऑर्बिटल्स का ब्रेकअप है भाई, अलग हो गए दोनों, है ना, अलग हो गए। तो अब अलग हो गए, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो द डीजेनरेसी, डीजेनरेसी मतलब कि जिनकी एनर्जी सेम होती है, has been removed due to ligand electron metal electron repulsion in the octahedral complex to yield 3 orbitals of lower energy T2G set and 2 orbitals of higher energy which is known as EG set sir, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन हो रही है इनको हम स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं या डेल्टा नॉट बोलते हैं। और ये कुछ पूरा ऐसा दिखता है, देखो ये पूरा का डिफरेंस कितना है, डेल्टा नॉट, और इसको जो एवरेज एनर्जी है इसको मैं बैरी सेंटर बोलता हूं और इसको 0 लेवल पे मान लेता हूं मैं। दिस इज माई रेफरेंस सर, दिस इज माई रेफरेंस। इसके ऊपर कितना है, ये 3/5 डेल्टा नॉट हो गया, और इसके नीचे कितना हो गया, -2/5 डेल्टा नॉट हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो वो यहां पे फिल होना चालू होंगे, लोअर से हायर एनर्जी ना, अब वो प्रिंसिपल पड़ा है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर मैं फिलिंग करूंगा। बट अब एक बहुत बढ़िया एक सवाल आता है कि सर आप 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर लिए, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा सर उसको आप ऊपर भेजेंगे कि नीचे भेजेंगे, या पेयरिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, इस क्वेश्चन का जवाब देगा मेरा लिगेंड का नेचर क्या है सर, लिगेंड का नेचर क्या है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये लिगेंड के नेचर को भी डिफाइन करता है कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसा है, ये मतलब
एक स्टडी की गई जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर स्पेक्ट्रोमीटर में जब हम एक केमिकल को डालते हैं, लाइट्स पास कराते हैं और चेक करते हैं कि लाइट का कौन सा वेवलेंथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो आपका लिगेंड है उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड और खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, और लाइट जो जा रहा है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इनके बीच एक अट्रैक्शन रिपल्जन जो भी होता होगा उसके बेसिस पे एक स्टडी है और उसके बेसिस पे हमको मिला एक सीरीज। उस सीरीज को बोला जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है सर। उस सीरीज को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सर, ये है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम वाटर को एज अ रेफरेंस लेते हैं, इधर हम बोलते हैं कि सारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं और इधर सबको बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। क्या? कोबाल्ट 3+ के लिए, कोबाल्ट 3+ के लिए H2O और ऑक्सलेट बोथ विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 6 बार लिख दे चैट में, तेरा भला हो जाएगा भाई, तेरा भला हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं? कोबाल्ट 3+ के लिए वाटर और ऑक्सलेट आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करते हैं। कैसे हो गया? अरे दोनों का कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, इस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जरा बता, कोबाल्ट 3+ के लिए H2O और ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलो तो अब वापस आते हैं, थोड़ा सा वापस आते हैं। तो सर हम यहां पे थे, हमने ये पूरा समझ लिया कि कैसे स्प्लिटिंग हो रही है। उसके बाद thus the energy of the 2 Eg orbitals will increase by 3/5 delta naught and that of 3 T2G will decrease by 2/5 delta naught। यहां पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं CFSE। यहां पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं CFSE। CFSE का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। ये किसके इक्वल होता है सर? ये बराबर होता है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ, देखो यहां पे इस चीज को यहां पे ध्यान से देखो, Eg ऑर्बिटल्स हैं। कितने Eg ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन 3/5 डेल्टा नॉट से उसको एनर्जी को पुश कर रहा है ऊपर। तो नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन्स इंटू 3/5 डेल्टा नॉट प्लस नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स इंटू -2/5 डेल्टा नॉट प्लस M स्टार इंटू P सर। ये CFSE का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना सर। कुछ नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता है कि अगर ऊपर 3/5 से गया, नीचे -2/5 से गया, देखो समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है यहां पे। देखो बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है ना। ये माइनस ऑब्वियस सी बात है, आएगा तो यहां माइनस लगेगा बाहर में, है ना। इससे पता चलेगा जिसकी ज्यादा CFSE वैल्यू है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो, जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे जिसकी CFSE ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल सर। और क्या पता कर सकते हैं? और भी बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कलर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन करता है तो वो एक लाइट एमिट करता है विच इज बाय hc/λ, या फोटोन एमिट करता है विच इज hc/λ। तो लैम्डा की वैल्यू या hc/λ की वैल्यू मैं बराबर कर दूंगा डेल्टा नॉट, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, मेरे को कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स पता चल जाएगा। इसको मैं क्या बोलता हूं? DD ट्रांजिशन बोलता हूं। इसको मैं बोलता हूं DD ट्रांजिशन बोलता हूं। CFSE किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है ये चेक करने वाले हैं सर। ठीक है, CFSE डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये चेक करते हैं। मुझे मेरे सवालों का जवाब थोड़ा जल्दी जल्दी देना दोस्तों, है ना, जल्दी जल्दी देना। पहला है कि अगर चार्ज का इंटरेक्शन है, चार्ज का इंटरेक्शन है तो अट्रैक्टिव फोर्स कब ज्यादा होगा? तो पहला है हायर द चार्ज ऑन मेटल। अगर मेटल पे चार्ज ज्यादा होगा तो F = K Q1 Q2/R² होता है भाई। F = K Q1 Q2/R²। तो मेरे को बोलेगा कि सर चार्ज ज्यादा कर दो तो CFSE ज्यादा हो जाएगी क्या, है या ना? CFSE ज्यादा हो जाएगी क्या, हाँ या ना? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी सर। तो यानी कि पहला, हायर द चार्ज हायर विल बी द CFSE। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल आयन, दैट इज द मेटल आयन ऑफ विच ट्रांजिशन सीरीज। क्यों?
क्योंकि हमने अभी भी थोड़े दिन पहले पढ़ा था। तो आपने जरा पढ़ा होगा कि जब TIZR HF RF में जाते हैं अपन, तो यहां पे कुछ कार्यक्रम होता है। वो कार्यक्रम क्या है सर? वो कार्यक्रम है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अरे पुअर शील्डिंग इफेक्ट से होता क्या है? Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। अरे Z इफेक्टिव बढ़ गया यानी कि न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया। न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया तो क्या मेरा CFSE बढ़ेगा? क्या ज्यादा अट्रैक्शन से बढ़ेगा? बिल्कुल। कितना बढ़ेगा? 30% हर स्टेप में बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर मैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज की बात करूं तो 5D सीरीज का Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, इसका CFSE बहुत ज्यादा होता है सर, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि D सीरीज पे भी डिपेंडेंट होती है कि कौन से D सीरीज का वो एलिमेंट है। ठीक है, ड्यू टू दिस होल फैक्टर। ठीक है, चलिए शानदार। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड। अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब वो आएगा और तुरंत स्प्लिट करके चले जाएगा, आएगा तुरंत स्प्लिट करके चले जाएगा। कार्बोनिल हो, साइनाइड हो, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आते हैं। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये सब के सब क्या होंगे? हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अच्छा, मनु सुनंदन ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, इसीलिए सर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और प्लेटिनम पैलेडियम है तो हमेशा वो स्क्वायर पिनर बनाएगा, क्योंकि वो SFL की तरह करेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड। क्योंकि सेंट्रल मेटल किसका है? सेंट्रल मेटल डाउन द ग्रुप D सीरीज का है सर। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो in which case the splitting will be large whereas others produce weak fields and consequently result in small splitting of d orbitals। ठीक है, तो strong field जितना होगा उतना ज्यादा splitting होगा, उतना ज्यादा CFSE होगा सर। ठीक है, तो ये एक आपके सामने चित्र है, आप ये चित्र को बड़े प्यार से देख सकते हैं। हाँ, अब ये बस बता देते हैं कि 3/5 को 0.6 कैसे लिखते हैं सर। कैसे लिखते हैं सर 3/5 को 0.6, है ना? कोई बात नहीं। तो पहले तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, लिगेंड आया, लिगेंड आके इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया, लिगेंड और पास आया, एक्सिस से अप्रोच किया, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स थे वो ऊपर चले गए 0.6 से और ये -0.4 से नीचे आ गया सर। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान रखें कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट। देखो, पूरी सीरीज अगर किसी को याद हो जाती है तो अच्छी बात है, बट मैं तो एक बोलता हूं कि भाई F-, Cl-, Br-, I-, ये सीरीज याद रखो। कुछ कुछ बातें ध्यान रखना सर। क्या कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का वही सीक्वेंस है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस है सर। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सीक्वेंस है वही मेरा इसका सीक्वेंस है क्या? और बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें, समझ में आ रही है? एनीवेज, ठीक है, यहां पे आप चेक करो CO, Cn-, NO2-, En सर। एक ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूं, एक ऑब्जर्वेशन देखूं कि मैक्सिमम जो नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिला हुआ जो लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, क्योंकि यहां सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन नहीं है, सल्फर भी है। सल्फर आ गया तो वीक फील्ड हो गया ये, है ना? ऑक्सलेट्स ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बट बाकी सब आप चेक कर सकते हैं, है ना? इसमें और क्या चेक करना है? EDTA इज ऑल्सो माई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सीक्वेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो such a series is known as spectrochemical series. It is an experimentally determined series on the absorption of light by complexes with different ligands. ये हमने बात कर लिया था सर। ठीक है, क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में, रिसेंट का क्वेश्चन है, 2024-23 का ही क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बताओ भाई, CO वीक फील्ड होगा क्या? नहीं हो सकता। जनता ये C आंसर दे रही थी, क्यों भाई? किस खुशी में C आंसर दे रहा है जनता? किस खुशी में? बहुत बढ़िया, A is the right answer. CO, then H2O, then F-, then S2-। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, A is the right answer। अगला बताएं सर, अगला बताएं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ बताओ सर, इसका आंसर बताओ। B फिर भी आंसर दे रहा है, I- को ज्यादा बोल रहा है, मतलब क्या करें अब दुनिया का? C होगा, C होगा, बहुत बढ़िया, C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बहुत शानदार। ठीक है, चलिए, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है मेरी CFSE की वैल्यू। हम किसका चर्चा कर रहे हैं? CFSE का चर्चा कर रहे हैं सर, है ना? CFSE का चर्चा कर रहे हैं। CFSE कैसे वेरी करती है? तो स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा होता है, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर का ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल होता है एंड टेट्राहेड्रल का ऑलमोस्ट 4/9 टाइम्स डेल्टा नॉट होता है या ऑक्टाहेड्रल होता है सर। ठीक है, तो ये मेरे ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है। सेम मेटल, सेम लिगेंड हो, बट डिफरेंट ज्योमेट्रीज हो, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर हो, तो मेरा CFSE भी अलग अलग होता है। ठीक है, व्हाट इज मीन पेयरिंग एनर्जी?
इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल एंड इट इज डिफाइंड पर पेयर सर। यानी कि अगर मैं ऐसा लूं तो एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी मुझे, उसको मैं पेयरिंग एनर्जी बोलता हूं। और जो मैंने m स्टार इंटू पी लिखा था, वो m स्टार क्या है? m स्टार है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग पेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग पेयर्ड सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग पेयर्ड सर। ठीक है, ये है सर। आगे बढ़ते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि सर अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो देख तू आलसी है या तू मेहनती। अभी तो कंसिडर कर ले तू आलसी है भाई, अभी कंसिडर कर ले तू आलसी है। तो आलसी लोग इजी काम को जल्दी करते हैं या टफ काम को जल्दी करते हैं, जरा बताना। आलसी लोग इजी काम को जल्दी करते हैं या टफ काम को जल्दी करते हैं, जरा बताना। तो अब मुझे बताएगा कि अगर पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लग रही है और स्प्लिटिंग में कम एनर्जी लग रही है तो क्या होगा भाई? पेयरिंग होगा क्या? पेयरिंग होगी क्या? पेयरिंग करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा टफ है ना वो, तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। यानी कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है मेरे स्प्लिटिंग से तो देयर विल बी नो पेयरिंग। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेगा? T2G3 Eg1। बट अगर पेयरिंग एनर्जी कम हो गई तब पेयरिंग हो जाएगी। तो ऐसे लिगेंड्स जो पेयरिंग नहीं करा पाते हैं उनको हम वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं एंड दे रिजल्ट इनटू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, दे रिजल्ट इनटू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। वो क्या बना के देते हैं मुझे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना के देते हैं। क्लियर है? वीक फील्ड लिगेंड विल प्रोड्यूस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर पेयरिंग एनर्जी कम हो गई तो अब जो एनर्जी कम है वो हो जाएगी, यानी कि पेयरिंग हो जाएगी सर। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलेंगे एंड दे विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, दे विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है ये बात? तो अगर मेरा सेंट्रल मेटल आयन का D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, दे विल ऑलवेज फॉर्म D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड एंड एवरीथिंग सर। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास दो ऑर्बिटल खाली है तो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को लिगेंड अक्वायर करेगा एंड D2sp3 बना के फिर आगे बढ़ेगा सर, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, अगर D8 D9 D10 है तो इसमें आप पेयरिंग करा लो, कुछ भी करा लो, कभी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D2sp3 नहीं बनेगा, हमेशा sp3d2 बनेगा। थोड़ा लॉजिकली सोचोगे ना, अगर दिमाग से, अगर लॉजिकली सोचोगे ना दिमाग से, तो भी तुमको समझ में आ जाएगा, तो भी तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये हमेशा क्या बनाएगा? sp3d2 बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, हमेशा हमेशा के लिए वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका। अगर D4 D5 D6 D7 हुआ तो वीक फील्ड लिगेंड में D2sp3 बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में sp3d2 बनेगा। बट अगर D7 कॉन्फ़िगरेशन है, कहीं पे D7 कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो इट विल शिफ्ट इट्स 7 इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट कर देता है। ये मैं बताऊंगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। ठीक है, और अगर वीक फील्ड प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। जैसे एग्जांपल देते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, CuNH3 होल 4 2+। तो कॉपर का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना भाई। 3d10 4s1 होता है, बिल्कुल जी। Cu2+ का कितना होगा? अरे 3d9 4s0 होगा सर, बिल्कुल सही। अरे जरा 3d9 को जरा बना देते हैं यार, 3d9 को, और इसका मैग्नेटिक नेचर भी पूछ लेगा। ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर, हाइब्रिडाइजेशन सब पूछ सकता है ना। ज्योमेट्री पूछ लेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेगा। कलर सब अपने चैट में लिख दो तो एक बार, तब तक मैं एक्सप्लेन करके पीछे मुड़ू, मुझे कलर दिख जाना चाहिए भाई, है ना। तो ये 3d9 है, 3d9 है अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर, और यहां पे 0 और यहां पे 4s और यहां पे 4p सर। ठीक है, 4s 4p सर, और ये 3d9। ठीक है, बहुत बढ़िया। होता यह है कि अगर मेरे सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, इफ ऑल द लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो उस केस में
ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या कर लेगा, यहां पहुंच जाएगा सर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, और ये इसका नेचर क्या होगा भाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नेचर क्या होगा जरा बता दे। DsP2 स्क्वायर प्लेनर, बहुत बढ़िया, DsP2 स्क्वायर प्लेनर पैरामैग्नेटिक है ना, DsP2 स्क्वायर प्लेनर एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये D7 कॉन्फ़िगरेशन कहां देखने को मिलता है, कोबाल्ट के केस में देखने को मिलता है सर, कोबाल्ट के केस में देखने को मिलता है, CO2+ के केस में देखने को मिलता है, CO2+ के केस में देखने को मिलता है सर। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंटिटीज, तो टेट्राहेड्रल एंटिटीज में होता यह है सर कि जो लिगेंड्स हैं वो कहां से अप्रोच करेंगे, प्लेन से अप्रोच करेंगे, प्लेन से अप्रोच करेंगे, प्लेन से अप्रोच करेंगे। जब प्लेन से अप्रोच करेंगे तो प्लेन वाले ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, जरा बताना मेरे को, प्लेन वाले ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, अरे बता, प्लेन वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, जरा बता दे मेरे को, बढ़ेगी सर। तो यानी कि यहां पे जो स्प्लिटिंग होगी उसमें T2G वाले की एनर्जी ऊपर चली गई और EG वाले की एनर्जी नीचे आ गई सर, EG वाले की एनर्जी नीचे आ गई सर। ठीक है, इसका CFSE लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा CFSE, देखो यहां पे लिखता हूं मैं CFSE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G इंटू 2/5 डेल्टा T लिखना, डेल्टा नॉट नहीं है, डेल्टा T, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं अपन, प्लस नंबर ऑफ EG इंटू -3/5 डेल्टा T प्लस M स्टार इंटू P, M स्टार इंटू P सर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिंस डेल्टा T इज लेस देन डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका CFSE ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा एंड एवरीथिंग फॉलोज स्टेबिलिटी। तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में जब बारी आती है तो मेरा लिगेंड क्या बनाना पसंद करता है भाई, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, जरा बताना। ऑक्टाहेड्रल बनाना पसंद करता है क्योंकि उसकी CFSE ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है सर। बहुत शानदार, तो CFSE अपन ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो हमारी बात हो गई है ना। ये सेम चीज है, M स्टार भी क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्स जो फॉर्म हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग सर। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वीक फील्ड के केस में sp3 और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में DsP2 नॉट वैलिड फॉर D10 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि D10 में इनर ऑर्बिटल मुझे मिलेगा ही नहीं। और जब sp3 होता है तो ये टेट्राहेड्रल बनाता है, ये टेट्राहेड्रल बनाता है, और जब DsP2 होता है तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है, तब ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन करिए सर, क्वेश्चन करिए सर। 6 इज द राइट आंसर, जिसका भी 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो कोबाल्ट 2+ है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 होता है। कोबाल्ट 2+ का क्या होगा, कोबाल्ट 2+ का क्या होगा भाई, कोबाल्ट 2+ का हो जाएगा मेरा 3d7 4s0। बट H2O कैसे एक्ट करता है, H2O कैसे एक्ट करता है, H2O CO2+ के लिए और CO3+ के लिए स्ट्रॉन्ग फील करता है। बट यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ COH2O whole 6 2+ with excess of ammonia and in the presence of oxygen results into a diamagnetic product, number of electrons present in T2G orbitals। तो भाई COH2O whole 6 2+ प्लस अमोनिया एक्सेस अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो ये मुझे बना के देगा CONH3 whole 6 3+ बना के दे देगा सर। और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबके सब तो T2G में जाएंगे क्या, बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा 6, आंसर क्या होगा 6। क्लियर है क्या बात, कितना % समझ में आया जरा बता दो मेरे को, कितना % समझ में आया जरा बता दो बोल भाई। If an iron complex with the formula FeNH3xCNy- has no electron in its EG orbital, EG मतलब कि dx² - y² dz² में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, then the value of x + y क्या होगा भाई। एक ही केस है, एक ही केस है, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है तो x + y मस्ट भी क्या होगा 6 होगा ना मेरे भाई, तभी तो EG में 0 इलेक्ट्रॉन है। सारे इलेक्ट्रॉन्स का है T2G में, सारे इलेक्ट्रॉन्स का है T2G में, तभी तो ये पॉसिबल है, हाँ या ना।
तभी तो ये पॉसिबल है, हाँ या ना, बोलो बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? बी सर। आंसर क्या होगा? बी सर। ठीक है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा तिकड़मबाजी करोगे तो क्वेश्चंस और जल्दी भी हो सकते हैं तुमसे। इट डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी, योर कॉन्सेप्ट अप्लाइंग कैपेबिलिटी, ये सब में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा ना, थोड़ा सा ट्रिकी होना जरूरी है। समझ में आती है ये बात? समझ में आती है क्या बात? ये अगर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मेरा दिमाग लग रहा है, तो मेरे सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस क्या सिंपल क्वेश्चन पूछता है? क्या सिंपल पूछता है, बट सिंपल में कॉन्सेप्ट थोड़ा लगाना पड़ता है भाई। ठीक है, इस बात का विशेष ख्याल रखना। ठीक है, ये बताओ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी इलेक्ट्रॉन्स इन, ये 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है, और आज के क्लास में ये मैंने बताया है, आज के क्लास में ये मैंने बताया है भाई। कॉन्सेप्ट यूज होगा यहां पे भाई। H2O और ऑक्सलेट CO के लिए क्या होता है? CO3+ के लिए क्या होता है? SFL की तरह एक्ट करता है। तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। आंसर क्या होगा? 0 होगा। C इज द राइट आंसर। C इज द राइट आंसर सर। ठीक है, ये बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट द लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका होगा? बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले कहा था H2O होल 6 2+ कोबाल्ट के लिए अगर SFL की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के देख ले, उससे भी समझ में आ जाएगा, तो लीस्ट पैरामैग्नेटिक एक्ट करेगा। A इज द राइट आंसर। बाकी सबके लिए तो ये वीक फील्ड की तरह एक्ट करेगा, तो कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो कितने छोटे से इंफॉर्मेशन से कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनाए हैं। अदरवाइज अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता तो आप गोल 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 घूमते रहोगे। समझ में आ रही है क्या बात? बोलो। और ऐसा एक साल नहीं पूछा है, हर साल बहुत सारे मल्टीपल सवाल आते हैं, मल्टीपल सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये बताओ, अरे ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए आप समय ले लो थोड़ा सा। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। कॉन्सेप्ट अगर मेरे को समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? बोल रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4 इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ऑफ लाइट। वेव नंबर क्या होता है? 1/λ होता है। 1/λ होता है। तो जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं सर, जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अगर मेरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, इनके बीच का जो एनर्जी है डेल्टा नॉट, ये कौन डिसाइड करता है कि वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा नॉट ज्यादा होता है या कम होता है, जरा बताना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा नॉट ज्यादा होता है या कम होता है, जरा बताना। बोलो भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो डेल्टा नॉट ज्यादा होता है। डेल्टा नॉट इज इक्वल्स टू hc/λ बताया था। तो यानी कि डेल्टा नॉट ज्यादा होगा तो 1/λ की वैल्यू भी ज्यादा होगी। 1/λ की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो मुझे ये चेक करना है कि किसका डेल्टा नॉट ज्यादा है, यानी कि किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, ये चेक करना है सर। किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, ये चेक करना है सर। क्लियर है बात? तो मेरे ख्याल से ये 2 है ना? तो 2 में सबसे ज्यादा साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। उसके बाद अमोनिया वाला आ जाएगा। 1 और 4 में चेक कर लो, तो 1 और 4 में तो वीक फील्ड लिगेंड है सारे, बट 1 में अमोनिया कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिख रहा है मेरे को, तो पहले 1 आएगा फिर 4 आएगा, तो आंसर विल बी 2 सर। आंसर विल बी बी सर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर से रिपीट कर देता हूं, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग जितना ज्यादा उतना ज्यादा hc/λ आएगा। अगर डेल्टा नॉट ज्यादा तो लैम्डा उतना कम होगा, बट डेल्टा नॉट ज्यादा तो 1/λ ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज वेव नंबर सर, बिकॉज इट इज वेव नंबर, बिकॉज इट इज वेव नंबर। ये बताओ, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विथ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल्स इज, इन T2g ऑर्बिटल्स इज, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विथ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल इज पूछ रहा है। तो जरा पहले चेक करते हैं। FeH2O होल 6 2+ है भाई, 2+ है, तो Fe2+ के फॉर्म में है, Fe2+ के फॉर्म में है अगर, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 3d6 है। और वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है? अरे वीक फील्ड है। तो वीक फील्ड है तो मैं वीक फील्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा?
T2G और EG। तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो यानी कि T2G मेरा क्या आएगा 2 1 1 1, सर 2 1 1 1, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, E1 है, जी हाँ E1 है सर बिल्कुल। COH2O होल 6 2+, CO2+ के लिए H2O क्या करता है, वीक फील्ड की तरह करता है। CO3+ के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह करता है। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है बताओ तो? ये बताया था नहीं बताया था? CO3+ के लिए H2 एंड ऑक्सिलेट एक्ट है स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो अगर यहां पे बात करूं तो ये 3D7 है, 3D7 को फिल करेंगे अगर, तो कैसे फिल करेंगे, T2G और EG। तो 1 2 3 4 5 6 7 सर, 6 7 सर, ऐसा फिल होगा। देखो तो यहां पे कितना है, यहां पे 5 है, यहां पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। COH2O होल 6 3+, तो CO3+ आ रहा है सर, CO3+ यानी कि 3D6 आ रहा है सर। और H2O COH2O होल 6 3+ है अगर, तो यहां पे ये H2O किसकी तरह एक्ट करेगा, SFL की तरह एक्ट करेगा, SFL की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? तो SFL की तरह एक्ट करेगा, तो मेरा अगर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करूंगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो ये E1 है, यानी कि E1 है, ये E1 आ गया, ये E1 आ गया। ये दोनों कितने लोगों को समझ में आया भाई? ये तो नहीं आया, ये कितने लोगों को समझ में आया बताओ? बहुत बढ़िया। अब COH2O होल 6 को चेक करते हैं, COH2O होल 6 2+ को चेक करते हैं। Cu है, सॉरी Cu है ना। तो Cu का क्या होता है, 3D10 4s1 होता है, तो ये हो जाएगा 3D9 हो जाएगा सर। और ये कैसा है, वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड है तो कैसा होगा, वीक फील्ड है तो कैसा होगा, 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6 7 8 9, ऐसा फिल हो जाएगा। देखो ऐसा फिल हो जाएगा। देखो तो यहां पे कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना, तो यहां पे E1 है, तो ये भी E1 होगा सर। ये देखो चेक करो CrH2O होल 6 2+, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Cr का, 3D5 4s1 होता है, 3D5 4s1 होता है, तो ये 3D4 हो जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 और ऊपर चौथा आ जाएगा, E1 है, नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया 1 3 एंड 5, यानी कि टोटल आंसर 3 हो गया, यानी कि आंसर क्या हो गया, बी हो गया सर। कितना छोटा सा है, छोटा सा है, बट क्या क्या यहां पे गलतियां हो सकती थी क्या, मुझे बताओ, गलतियां हो सकती थी क्या? यहां तो नंबर पूछ रहे, तो तुमने तुक्का मार दिया, बी में 3 है, चल कोई दिक्कत नहीं। कौन से पूछता ना, तब दिक्कत हो जाती सर, तब प्रॉब्लम हो जाती, तब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो जाता, बेटर हो जाता थोड़ा सा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? क्या बात है, शानदार शानदार सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर इज बी सर, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। ये बताओ, बहुत बढ़िया, देखो 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 देखो, CrNH3 होल 6 3+ है, क्रोमियम 3+ लिख जरा। क्रोमियम 3+ में क्या लिखेगा, 3D5 4s1 था, तो 1 और 2 चले गए, 1 और 2 चले गए, सही है। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे 3D3 4s0 बनेगा, 3D3 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 3 वाला आंसर 1 है, A का 2, A का 2, अरे एक ही ऑप्शन है, हो गए बल्ले बल्ले, खत्म कहानी। ऑप्शन से हो गया, बाकी तो तू कर सकता है, NiCl4 2- को चेक कर सकता है D8 के साथ, COF6 को चेक कर सकता है 3- के साथ, और NiCN4 ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां पे तो ये 0 आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, बाकी सारे तो चेक कर सकता है। सी इज द राइट आंसर, राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है? क्लियर है? बाकी सारे भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ए और डी को चेक कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये बताओ K2NiCN4 NiCO होल 4, इन सब का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है भाई, इन सब का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है भाई, इन सब का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, फटाफट बताओ। देखो NiCO होल 4 जो होता है, कार्बोनिल्स, ये इतने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है भाई, ध्यान रखना, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो B का 1 कौन से ऑप्शन है भाई, ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा। ए का 3 है, ए का 3 चेक करने की जरूरत नहीं है। सी का चेक कर ले, सी का यहां पे 2 और 4, तो सी का चेक कर ले, सी का चेक कर ले। सी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा ना भाई, तो सी का 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? डी। लॉजिक आना चाहिए, बट उससे ज्यादा लॉजिक को कितने एफिशिएंटली अप्लाई कर रहा हूं ना मैं, वो एग्जाम में बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, ध्यान रखना। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज। तो क्या मैं पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते रहूं क्या? अरे भाई आयरन का यहां पे दे रखा है तुझे, है ना, दे रखा है, यहां पे 3+ है, यहां पे 2+ है, यहां पे 2+ है। तो किसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 3+ होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 हो जाएगा। वीक फील्ड है, वीक फील्ड है तो भाई 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पे, तो ये तो सॉरी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहां पे 2+ है, 2+ है तो यहां 3d6 हो जाएगा, बट एक पेयरिंग हो जाएगी, तो यानी कि P और R में P के तो ज्यादा होगी भाई, ये तो क्लियर है सबको, ये तो क्लियर है। यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? D5 में n = 5 है, यहां n = 4 है सर। VH2O होल 6 2+ में चेक करना जरा कितना आ रहा है। VH2O होल 6 2+ में चेक करना कितना है? 2 आएंगे सर, बिल्कुल सही, 2 आएंगे सर, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा P में 5, उसके बाद 4, उसके बाद Q। तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालो और आगे बढ़ो सर। ठीक है, उतनी की आवश्यकता है, उतना ही करना है अपने को। ये बताओ, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीशीज इन विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज सोन बाय सेंट्रल एटम। अगर किसी ने मेरी बात थोड़ी दिमाग लगा के, थोड़ी सद्बुद्धि लगा के सुन ली तो काम खत्म हो जाएगा यहां पे, नहीं तो गोल 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 घूमते रहेगा सर तू, है ना। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी हो सकता था। क्वेश्चन आसान क्यों है? पूछ रहा है D2sp3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अरे एक ही ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, ये तो सब अंडा है सर। D2sp3 प्लेटिनम का हमेशा क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर बनता है ना भाई, स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो ये तो DsP2 आ जाएगा, DsP2 आ जाएगा, सॉरी D2sp3 है तो ये 6 के लिए होगा ना, ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा, बिल्कुल सही, ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा, बिल्कुल सही। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए ये 5 वाला अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा 5 वाला अप्लाई। अब इन दोनों में अगर चेक करें, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये D2sp3 बनाएगा, D2sp3 बनाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है भाई, सही जवाब है जनता। क्लियर है? ये करो भाई, ये करो। अब एक नया टर्म जेईई मेंस ने पूछा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लाया, क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए जब आप कर रहे हो। तो स्पिन पेयर्ड और स्पिन फ्री मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस थोड़ा लगाएगा तो समझ में आ जाएगा। स्पिन पेयर्ड मतलब कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और स्पिन फ्री मतलब कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको चेक करना है कौन सा लो स्पिन है, कौन सा हाई स्पिन है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनेगा? जब SFL होगा। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनेगा? जब WFL होगा, जब WFL होगा सर। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, क्योंकि ये स्पिन पेयर्ड होगा और ये स्पिन फ्री होगा सर। क्लियर है ये बात? क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, शानदार। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको बोलते हैं अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग सर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब होता है तालमेल वाली बॉन्डिंग सर, जो आपस में सिनर्जी होती है ना, सिनर्जी होती है, उसको अपन तालमेल बोलते हैं सर, ठीक है ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई एसिड लिगेंड्स, ऐसे बहुत सारे लिगेंड होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, देने के साथ साथ वो एक्सेप्ट भी करते हैं। इस केस में हमको एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जिसको बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, या फिर पाई एसिड लिगेंड्स जब बनाते हैं तब उसको हम सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। कैसे बनता है आइए चेक करते हैं। तो ये बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स में देखने को मिलता है,
FeCO होल 5, NiCO होल 4, CrCO होल 6। ये सारे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, मुझे इनमें क्या देखने को मिलेगा? सिनर्जिक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कैसे होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग? तो मेटल क्या करता है? मेटल सबसे पहले लिगेंड से, CO है, उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बट जो कार्बोनिल है उसका अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊं MOT के अकॉर्डिंग, तो उसके जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, पाई स्टार टू पी, ये एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इसके एंटी बॉन्डिंग में ये पार्क कर देता है, जिससे मेरे को क्या मिलती है? ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है एक्स्ट्रा, इसको मैं सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलता हूं, इसको मैं सिनर्जिक बॉन्ड बोलता हूं। ये क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? इट्स अ टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग बोल सकते हो, बट इसका नाम बैक बॉन्डिंग नहीं है भाई। एक समझने के लिए अपन बोल सकते हैं कि एक बैक बॉन्डिंग टाइप का है। सर क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये मेरे कार्बोनिल की MOT डायग्राम है। देखो पाई स्टार 2p इसका खाली है, और इसी में ही मेरा लिगेंड्स क्या करते हैं? मेरा जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन पार्क करता है यहां पे, और इसके कारण मेरे को सिनर्जिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, The metal carbon bond in metal carbonyls may be represented as donation of an electron pair from carbon to vacant hybrid orbital of metal and form sigma bond। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बट जब ऐसा होता है तो वापस से मेरा मेटल डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए मेरे कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पार्क करता है, इलेक्ट्रॉन्स पार्क करता है। तो ये जो डी पाई पी पाई बैक बॉन्ड है, इसी को ही मैं क्या बोलता हूं? सिनर्जिक बॉन्ड बोलता हूं, या फिर डेटिव पाई बॉन्डिंग बोलता हूं सर। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि सर क्योंकि CO एक्सेप्ट भी कर रहा है और दे भी रहा है, तो इसके जो बॉन्ड ऑर्डर है और बॉन्ड लेंथ है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पाई एसिड कौन कौन यूज कर सकते हैं? कौन सा? CN- यूज कर सकते हैं, RCN यूज कर सकते हैं, NC+ यूज कर सकते हैं, PF3 यूज कर सकते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन यूज कर सकते हैं। ये सारे मेरे पाई एसिड लिगेंड्स की तरह यूज हो सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सरल भाषा में समझ लेते हैं। भाई देखो, इधर कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसने मेटल को दिया, मेटल ने इसको दिया। ठीक है, अब मान ले तू मेरा दोस्त है, मैंने तुझे उधारी दी भाई। अब तू जो मेरे से पैसा लिया है वो किसी और को उधारी दे रहा है, तो मेरे को अच्छा लगेगा क्या भाई? बता, मैंने तो देखो जरूरत पे मदद की थी। ये सेम केस यहां पे हो रहा है कि कार्बन जो है, ऑक्सीजन जो है, इसको मदद के समय इलेक्ट्रॉन दिया, बट अब कार्बन उसको पास कर रहा है किसको? मेटल को। तो क्या कार्बन एक समय पे 5 बॉन्ड्स बना सकता है क्या? अरे 5 बॉन्ड्स बना सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बना सकता सर, बिल्कुल भी नहीं बना सकता। तो जैसे जैसे मेरे मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कम होगी या ज्यादा होगी? जरा बता दे मेरे को। अरे ज्यादा होगी या कम होगी? अगर तूने यहां पे इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश की तो ये तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये जो 5वां बॉन्ड है वो कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम होगा। जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहां बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सर इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स क्या होता है? The filling or partial filling of the anti-bonding orbital on CO reduces the bond order of CO bond, form the triple bond in CO towards a double bond. This is shown by the increase in CO bond length from 1.128 angstrom to 1.15 angstrom in many carbonyls. जिसको अंग्रेजी, भारी अंग्रेजी समझ में नहीं आती, उसके लिए मैंने सरल भाषा में यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसको अगर पकड़ लिया तो वही अंग्रेजी में लिखा है वो समझ जाएगा तू। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2 होता है भाई। और या फिर बॉन्ड ऑर्डर को मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, बिटवीन 2 एटम्स। इसको भी मैं क्या बोलता हूं? बॉन्ड ऑर्डर बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं? बॉन्ड ऑर्डर बोलता हूं। तो जैसे जैसे मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बट सेम उसी टाइम पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। और कुछ भी तेरे को जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना ये तेरे को जानने की जरूरत है सर। ठीक है, चलिए
तो ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बोनिल ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल्स, तो ये कैसे होगा भाई, जितना ज्यादा मेटल पे प्लस होगा उतना ज्यादा मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। क्यों होगा ऐसे, ये भी समझ लेते हैं भाई। देख, मेटल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है, मेटल इसको दे रहा है। अगर मेटल पे प्लस चार्ज हुआ तो क्या ये वाला बॉन्ड इजीली फॉर्म होगा या टफ होगा फॉर्म करना, बता दो। अगर मेटल पे प्लस आ गया तो क्या वो डोनेट कर पाएगा क्या इलेक्ट्रॉन, या टफ होगा, बता जरा, बता जरा। अगर इस पे प्लस आ गया, इस पे प्लस आ गया, टफ होगा। अगर टफ होगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना भाई। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा मेटल पे, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर उतना कम, उतना कम सर। तो ये ऑर्डर देख ले, कॉन्सेप्ट समझ ले, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सर स्टेबिलिटी को हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट से मेजर करते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड MLN इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF सर। तो जब कभी भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है यहां पे, तो जितना ज्यादा KF होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा। तो यानी कि एज द वैल्यू ऑफ KF इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इंक्रीज सर। तो एक तो हम KF के वैल्यू से पता कर सकते हैं, दूसरा हम CFSE का यूज करके बता सकते हैं सर। CFSE का यूज करके कैसे बता सकते हैं कि हायर द CFSE वैल्यू हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं CFSE किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता था उसको जरा रिकॉल करूं तो देखो FeH2O6 3+ है, FeH2O6 2+ है। तो H2O6 3+ का जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगा क्योंकि चार्ज ज्यादा है। यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा है। देखो सर यहां पे अगर ये स्क्वायर प्लेनर हुआ और ये ऑक्टाहेड्रल हुआ और ये टेट्राहेड्रल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर प्लेनर का ज्यादा होगा सर। यहां पे देखोगे तो ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। तो 5D का Z इफेक्टिव ज्यादा है तो उसका CFSE भी ज्यादा होगा, उसका CFSE भी ज्यादा होगा। चिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, चिलेशन क्या होता है, चिलेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग सर, इसको हम चिलेशन बोलते हैं सर। तो अगर चिलेटिंग लिगेंड्स हैं तो चिलेटिंग लिगेंड्स क्या करते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मेरे कॉम्प्लेक्स को। तो यानी कि अगर EN है तो EN देखो कैसा दिख रहा है, NH2 CH2 CH2 NH2। अब इसको मेटल से अगर मैं बॉन्ड करा दूं तो यहां पे चेक करो, यहां पे चेक करोगे अगर आप तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनी, 5 मेंबर्ड रिंग आर स्टेबल। तो यहां पे चिलेशन है, चिलेशन है तो सर क्या होगा, चिलेशन है तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, EDTA ज्यादा स्टेबिलिटी लाएगा चिलेशन की वजह से। ठीक है, यहां पे चेक करो, यहां पे 2 रिंग बन रही है, यहां 3 रिंग बन रही है तो यहां पे ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहां वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहां तक क्लियर है सबको। सेम चार्जेस ऑन द कैटायन बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा CFSE होगा। तो NiH2O6 2+ है, 2+ है तो D8 है, ये D8 है, ये D7 है, ये D7 है, ये D8 है। तो D8 वाले का CFSE ज्यादा होगा जब लिगेंड सेम हो बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो सर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सर। क्या बात है, तो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म होता क्या है, जब 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो अगर 2D में देखा जाए तो 2D में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और जब स्पेशल ओरिएंटेशन अलग हो जाए किसी बॉन्ड्स की तो उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चरल में आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज एंड लिगेंड आइसोमेरिज्म होता है, वेयरएज स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल देखने को मिला गया है सर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द टाइप ऑफ केमिकल लिंकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स अलग अलग हो जाए उस केस में मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डेवलप होगा सर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स और आयंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयनाइजेशन स्फीयर। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। जैसे CuNH3 होल 4 SO4 है, मान के चलो, लेट्स से ये है, ठीक है। किसी तरीके से अगर मैं CuNH3 होल 3 SO4 लिख दूं यहां पे, तो पहले SO4 एज अ आयन मिल रहा था, अब SO4 एज अ आयन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर, लास्ट में पीछे अमोनिया लिख दो लेट्स से यहां पे। तो जब अलग अलग आयंस मिल रहे हैं इसको पानी में डालने से, तो वो क्या होंगे? आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे। दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या होगा सर? तो हाइड्रेट कब होता है? जब H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर में चेंज होता जाए, उसको हम हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं, उसको हम हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्सेस डिफर फ्रॉम वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज लिगेंड्स। तो वाटर के रिस्पेक्ट में जब ये बात करते हैं तब ये अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होता है? जब मेरा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर NO2 माइनस में से अगर एक बार O से लिंकेज और N से लिंकेज हो, तो उस केस को हम लिंकेज आइसोमर बोलते हैं। CN माइनस में C से लिंकेज हो, N से लिंकेज हो, लिंकेज आइसोमर सेम SCN माइनस के साथ भी देखने को मिला है सर, ठीक है। दिस लिगेंड्स हैव टू डोनर एटम्स बट एट द टाइम ओनली वन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये अलग अलग कलर के लाइट्स को क्या करते हैं? ऑब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? जब एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, लेट्स से PtNH3 होल 4 है और यहां पे CuCl4 है, लेट्स से ये एक एग्जांपल है। तो अगर यहां पे मैं लिगेंड्स का एक्सचेंज कर दूं, इसको PtCl4 बना दूं और यहां पे मैं CuNH3 होल 4 बना दूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जब लिगेंड्स का एक्सचेंज बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट हो जाए, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरचेंज करते हैं तब ये अपने को आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है? इट अराइजेस ड्यू टू पॉसिबल आइसोमेरिज्म विद इन अ पर्टिकुलर लिगेंड। जब लिगेंड के अंदर, लेट्स से लिगेंड कुछ ऐसा है सर, है ना, यहां पे NH2 लगा हुआ है, और अगर इस लिगेंड में ही मेरा ऐसा कुछ चेंज हो जाए, लिगेंड के अंदर ही आइसोमर डेवलप होने लग जाए, तो इसको हम लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगला है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इट इज शोन बाय पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द डिफरेंट मेटल न्यूक्लियाई सर। फॉर एग्जांपल CONH3 ऐसा है, CONH3 होल 4 OH NH CR H2O होल 4 होल प्लस माइनस N कर लो लेट्स से। तो अगर मैं एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लिख दूं यहां पे H2O होल 4 CO OH CR NH3 होल 4 प्लस माइनस N कर लो, वो चार्ज बैलेंस करना NH ऐसा लिख दूं। तो यहां पे देखो, पहले यहां पे NH3 था CO के साथ, अब यहां पे H2 हो गया CO के साथ, और इसको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं इट्स अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। Polymerization isomerism not important. This is not a true isomerism because it occurs between compounds having the same empirical formula but different molecular weight. जब same empirical formula और different molecular weight हो, उनमें जो develop होगा उसको polymerization isomerism बोलते हैं। हम सबसे important topic में पहुंच चुके हैं which is stereoisomerism. Stereoisomerism किसको बोलते हैं? जिनका same molecular formula होता है but different spatial orientations होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Stereoisomerism बोलते हैं। They have same molecular formula, same constitution. They differ only with respect to the spatial orientation of ligands in space around the metal ion. इनको हम क्या बोलते हैं? Coordination. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? The ligands occupy different positions around the central metal ion. When two identical ligands are coordinated to the metal ion from same side,
देन इट इज नोन एज सिस आइसोमर। यानी कि मेटल के साथ जब अगर सेम लिगेंड लग जाए यहां पे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। और जब मेटल के साथ अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे सर। दिस इज माई सिस एंड दिस इज माई ट्रांस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि सर अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लूं तो टेट्राहेड्रल के केस में आप चेक करो, अगर ए है, बी है, सी है, डी है और इसको मैं फिक्स कर दूं और मैं किसी को भी चेंज करूंगा तो क्या इनके बीच का एंगल चेंज होगा? क्या इनके बीच का एंगल कितना है? 109.28 है। अगर मैं ए को इधर ले आऊं और डी को यहां ले जाऊं तो क्या ज्योमेट्री चेंज हुई क्या इसकी? बताओ, ज्योमेट्री चेंज हुई क्या? नहीं, अभी भी सबके बीच का एंगल कितना है? 109.28। तो यानी कि टेट्राहेड्रल विल नेवर शो जीआई, कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। एंगल भी चेंज नहीं हुआ भाई, एक रेस्पेक्ट में एंगल अभी भी वही है। अरे बी और ए के बीच एंगल भी 109 है, सबके बीच 109 है भाई, सबके बीच 109 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अपोजिट होगा तो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा वो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बस मुझे देखने को मिलेगा। तो ये जो सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पे एक, अगर आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा तो जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर सेम ग्रुप लग जाता है तो यहां जीआई मिलता है क्या? नो जीआई मिलता है सर। तो उसी प्रकार से A4, A3, AA2, AA, AA ये सब सेम हो गए तो ये सब के सब जीआई शो नहीं करेंगे सर। तो ये मुझे देख के पता चलना चाहिए कि जब एक मेटल के पास सेम लिगेंड्स हो जाएं किसी सेम साइड पे वो जीआई शो नहीं कर सकते, ध्यान रखना। क्योंकि अगर मैं चेंज कर दूं तो उनकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया, है ना, शानदार। तो कॉम्प्लेक्सेस विद जनरल फॉर्मूला Ma2B2 यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वेयर A एंड B आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो जब सेम साइड में हो सेम लिगेंड्स उनको सिस आइसोमर बोला जाता है, और जब सेम टाइप के लिगेंड्स अपोजिट साइड में हो उनको हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, सिस्प्लेटिन बोला जाता है, इट इज यूज्ड एज एंटी कैंसर। ये भी जेईई मेंस में पूछा गया है, ध्यान रखना। कैंसर के लिए कौन सा मॉलिक्यूल यूज करते हैं हमारे एज अ ड्रग के लिए यूज करते हैं, वो है सिस्प्लेटिन सर, सिस्प्लेटिन। ठीक है, ट्रांस क्या होगा? ट्रांस ClCl यहां हो गया, अमोनिया यहां हो गया, इनको ट्रांस बोलते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ एंटी कैंसर कौन सा है? मेरा सिस्प्लेटिन है। सिर्फ और सिर्फ मेरा एंटी कैंसर कौन सा है? सिस्प्लेटिन है सर। ठीक है, एग्जाम्पल और PTNS3 होल्ट वाइज ClBr। तो अमोनिया एक बार सेम साइड में आ गया, अमोनिया एक बार अपोजिट साइड में हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये सिस कहलाएगा और ये ट्रांस कहलाएगा। सिस और ट्रांस समझ में आता है क्या सबको? ये तो बहुत सिंपल है यार। अगर ऑर्गेनिक हो गया है, ऑर्गेनिक नहीं भी हुआ है तो भी बहुत सिंपल है। ये तो सेम साइड और अपोजिट साइड देखनी है बस मुझे। ठीक है, तो ये बता दो भाई, ये बता दो, ये जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। वेटेज कम है भाई, IUPAC का वेटेज बहुत कम है, बहुत कम, और वो सिंपल है, बहुत सरल है भाई, है ना। आप CFT और आइसोमेरिज्म कर लो, मोर देन इनफ है वो। क्लियर बात? बहुत शानदार। तो देखो ये क्या शो करेगा? ये तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा भाई, ये तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये क्या शो करेगा? NO2 लिंकेज शो करेगा सर, H2O सॉल्वेंट शो करेगा। तो ये तो ऑप्टिकल अभी नहीं पढ़ा है मुझे पता है, बट आगे पढ़ लेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या आ रहा है भाई? आंसर क्या आ रहा है? B आ रहा है क्या? A का 3 बिल्कुल सही, B का 1 बिल्कुल सही, C का 2 बिल्कुल सही। तो B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर भाई, B इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बता दो, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है? बहुत बढ़िया, देखो कितना सिंपल है। ये सारे लिगेंड सेम हो गए, 5 हो गए और एक है अलग, कहां से शो करेगा? कहां से शो करेगा? बिल्कुल भी शो नहीं कर पाएगा वो। ये क्या शो कर सकता है? कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ये, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ये। ठीक है, ध्यान रखना। तो B इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बताओ भाई, ये पढ़ लो आराम से।
ये पढ़ लो आराम से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द मेटल एटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स MAbXL वेयर AbX and L are unidental ligands and M is metal involves sp3 hybridization. The number of geometrical isomers exhibited by complex, तो देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल GI शो करता है क्या भाई? अभी बताया यार, अभी बताया, नहीं शो करता है। टेट्राहेड्रल GI शो नहीं करता है, तो बी इज द राइट आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मेनली हम ऑप्टिकल पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब दिखेगा मुझे? हर किसी का एक ही कॉन्सेप्ट है, जब किसी में भी नो POS एंड नो COS होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल में अगर मेटल है, A है, B है, C है, D है, इफ ABCD ऑल आर डिफरेंट, तो वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है? जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है भाई? जब हम उसको पोलराइजेशन करते हैं निकोल्स प्रिज्म के थ्रू, तो लाइट एक प्लेन में पास होती है सर। POS क्या होता है? POS होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और COS क्या होता है सर? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जब कभी भी किसी में POS एंड COS नहीं देखने को मिला, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टेट्राहेड्रल केस में ये होता है। स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे? क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है, तो पास करा दे, सैंडविच बना दे, POS पास करा दे, हमेशा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। चैट में लिख दे फटाफट कि भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत बढ़िया। टेट्राहेड्रल का चेक करने के लिए, सॉरी ऑक्टाहेड्रल का चेक करने के लिए मैं तुझे एक तरीका बता रहा हूं सर। ऑक्टाहेड्रल में 2 चीजें चेक करनी पड़ेगी सर तुझे। ऑक्टाहेड्रल में 2 चीजें चेक करनी पड़ेगी सर तुझे। क्या क्या चेक करनी पड़ेगी सर? अगर किसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल में मुझे ट्रांसपेयर मिल जाए। ट्रांसपेयर क्या होता है? जब 2 लिगेंड्स अपोजिट प्रेजेंट हो, जब 2 लिगेंड्स अपोजिट प्रेजेंट हो, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा? क्योंकि सर अगर ट्रांसपेयर एग्जिस्ट करता है, अगर ट्रांसपेयर है, तो मैं ऑक्टाहेड्रल को ऐसे प्लेन से पास कराऊंगा तो ऊपर नीचे उसका मिरर इमेज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अगर 2 अपोजिट हैं तो मैं ऐसे एक प्लेन पास करा दूं तो इसका POS मिल गया, POS मिल गया। अगर POS मिल गया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर लेट्स से ट्रांसपेयर नहीं है, ट्रांसपेयर नहीं है, A है, B है, और यहां A है, यहां A है, यहां CC पकड़ ले या DD पकड़ ले, ठीक है। यहां मेटल पकड़ ले, यहां CC पकड़ ले, यहां DD पकड़ ले। अब यहां पे कहीं पे भी ट्रांसपेयर नहीं है, बट स्टिल इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि इसमें POS है सर, क्योंकि इसमें POS है। ये दोनों अगर चेक करना आ गया, ये दोनों अगर चेक करना आ गया, मैं अगर ऐसे काट दूंगा तो C और C का मिरर इमेज, D और D का मिरर इमेज मिल जाएगा, मेरा POS मिल गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी सारे केसेस में ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बाकी सारे केसेस में ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? क्लियर है? और कैसे चेक करते हैं? और चेक करते हैं अपन नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होने चाहिए, मिरर इमेजेस होने चाहिए। तो एक बहुत फेमस COOX होल थ्राइस 3-, तो इसका अगर मैं ये वाला वर्जन बनाऊं OX क्या है भाई? OX है ऑक्सलेट। ये बहुत बार मेंस में पूछा गया है। तो इसका जो ये फॉर्म होता है ना, ये वाला फॉर्म, सिस वाला फॉर्म, ये अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं यहां पे, तो मिरर इमेज बनाऊंगा जब
तो जरा मिरर इमेज बना लेते हैं, रुको एक सेकेंड ना। CO ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो जरा इसको मैं अगर उठा के इस पे रखूं तो सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है क्या नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, जरा बताना। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है या नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, जरा बताना। अरे ये कौन सा मिरर इमेज है, जल्दी बताओ। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा सर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो सारे कंडीशन मैंने बता दिए तुझे, सारे कंडीशन बता दिए कि कैसे कैसे चेक करना है, टेट्राहेड्रल में कैसे चेक करना है, स्क्वायर पिलर में कैसे चेक करना है और ऑक्टाहेड्रल में कैसे चेक करना है। ये तीनों बस आराम से एकदम प्यार से 4 बार पढ़ लेना, घर जाके अप्लाई कर लेना, क्वेश्चन कर लेना, खत्म है कहानी। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना आता है ना मुझे तो सारा बनेगा मुझसे, सारा सब बनेगा, ठीक है। एक और लास्ट चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं कि सर कभी भी टोटल आइसोमर निकालने बोलेगा, कभी भी टोटल आइसोमर्स निकालने बोलेगा या टोटल स्टीरियोमर्स निकालने बोलेगा तो मैं फर्स्ट GI निकालूंगा एंड देन उसमें OI चेक करूंगा। बस ये एक मैं टिप चेक दे रहा हूं देखो, तो इसको अप्लाई कर और आगे बढ़, ठीक है। पहला GI फिर OI लिख दे चैट में, फर्स्ट OI देन फर्स्ट GI देन OI सर, फर्स्ट GI देन OI सर, फर्स्ट GI चेक करूंगा और उसके बाद OI चेक करूंगा। तो ये मेरे सारे जनरल फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स हैं, मुझे रटना नहीं है भाई एक भी चीज, ये सारे तू बना के खुद चेक कर सकता है। जैसे MA6 है तो सारे हो गए, तो इसमें तो POS हो गई, तो GI इसका एक ही कंपाउंड है क्योंकि इसका तो फर्दर और कुछ बनेगा नहीं, तो 0 इनैंशोमर्स है और टोटल एक ही बनेगा। बाकी सारे भी तू चेक कर सकता है। ये MABCDF को याद रख लेना बस, अगर सारे ऑक्टाहेड्रल में अलग अलग हो गए तो टोटल 15 GI बनेंगे और सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्योंकि सब डिफरेंट है, कैरल सेंटर की तरह एक्ट करेगा, और 30 टोटल मेरे कंपाउंड्स मिलेंगे सर, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, MAA3 यह बहुत बार आया हुआ है ना, बहुत बार क्या हुआ है सर, इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा सर, ठीक है। MAA2A2 सर, MAA2A2, तो ये कंपाउंड बताओ, ये कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, नहीं, ट्रांसपेयर प्रेजेंट है ना, देख ट्रांसपेयर प्रेजेंट है, ट्रांसपेयर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर मैं तुझे कंपाउंड दूं तो तू मुझे बस ये बता दे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, बता सकता है या नहीं बता सकता है, अरे बता सकता है नहीं बता सकता है, जरा बता, बोल। बहुत शानदार। MAA4 ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, जरा बता, ट्रांसपेयर देख और बोल दे ऑप्टिकली इनएक्टिव, और बढ़िया से एग्जाम करके आ जा। ऑप्टिकली इनएक्टिव सर, ट्रांसपेयर है ना, ट्रांसपेयर है, पास करा दे POS, खत्म कहानी, ठीक है। बहुत बढ़िया। इनमें से बता दे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बता दे भाई, तीनों बता दे, तीनों बता दे। पहला वाला क्या होगा, ट्रांसपेयर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसपेयर, ट्रांसपेयर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, नो ट्रांसपेयर, नो POS। कोई POS दिख रहा है क्या इसमें, POS है क्या मेरे भाई, नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है सर। पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर CrC2O4 होल थ्राइस 3-, बता भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, अभी अभी जस्ट कराया था, अभी इसको तो CrOX होल थ्राइस 3- लिख सकता है, तो इसके 2 ही ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चेक किया, बस CO था वहां पे, तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर सर, ठीक है।